तो इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में एक मैप भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल विजडेक्स प्लस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने कल 3 सवाल पीछे जो छोड़ दिए थे उनका डिस्कशन देख लेते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लें। ठीक है, तो द प्रेसिडेंशियल ईएस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ठीक है, तो किसने लिखा है? तो ये हमारे प्रणब मुखर्जी जो भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं, इन्होंने द प्रेसिडेंशियल ईएस नामक पुस्तक को लिखा है। ठीक है, रामनाथ कोविंद है जो कि 14वें राष्ट्रपति रहे हैं। तो आप बताएं प्रतिभा पाटिल और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का क्या नंबर है, कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर नेक्स्ट सवाल है कि तेलुगु भाषा दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो तेलुगु दिवस है जो कि गिडुगु वेंकट रामामूर्ति की। ठीक है, ये सवाल हमने अभ्यास के लिए डाले, लेकिन इनको पहले भी हम एक बार डिस्कस पूरा कर चुके हैं। ठीक है, तो किस राज्य ने 31 अगस्त 2020 को स्थानीय स्वशासन दिवस मनाया? ठीक है, इस अवसर पर इन्होंने अम्मा सहार मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन, ठीक है, जैसे कि पंचायती राज, नगर निगम, तो ये है उड़ीसा में इस मोबाइल ऐप भी लॉन्च बनाया और स्थानीय स्वशासन दिवस भी इन्होंने मनाया। ठीक है, तो ये तो हो गया कल का अभ्यास और अब से आज का करंट अफेयर शुरू होता है। तो पोलर ऑर्बिट पहले देख लीजिए। पोलर ऑर्बिट क्या होता है कि ये मान लो हमारा पृथ्वी है, तो इसके ये 2 पृथ्वी, ठीक है, ये हमारे 2 ध्रुव हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। तो यदि कोई भी पोलर ऑर्बिट होगा तो वो जब भी रोटेट करेगा तो इनके ऊपर से जाएगा। ठीक है, 2 बार, एक बार नॉर्थ पोल एक बार साउथ पोल के ऊपर से जाएगा, तो ये पोलर ऑर्बिट हो गया। तो पहले ध्रुवीय कक्षा मिशन लॉन्च किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है जो कि स्पेस एक्स है। ठीक है, स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस के क्षेत्र में काम करती है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, इसने कहाँ से लॉन्च किया? यूएसए से लॉन्च किया। ठीक है, तो इसमें फॉल्कन 9 रॉकेट है। ठीक है, फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा 3 पेलोड, ठीक है, मतलब 3 इस प्रकार के जो भी इन्हें संयंत्र या सैटेलाइट या फिर जो भी वॉरहेड लेके जाने थे, वो इस प्रकार के 3 इस फॉल्कन 9 मिशन के द्वारा लॉन्च किए गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी जानकारी पर्याप्त है पेपर क्वालिफाइंग के लिए। फिर किस देश ने फॉरेंसिक अकाउंटिंग और जांच के लिए मानकों का एक सेट जारी करने की योजना बनाई है? तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होती है? मान लो किसी की फॉरेंसिक लैब में जांच हुई, उसके बाद का जो डेटा उसे किस प्रकार मैनेज किया जाए या फिर उस डेटा से किस प्रकार रिसर्च की जाए। क्यों? क्योंकि डेटा इज न्यू ऑयल। ठीक है, तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग और जांच के लिए मानकों का एक सेट जारी करने की योजना किसने बनाई है? तो इन 4 देश में से भारत ने है जो कि ये योजना बनाई है, ताकि डेटा, यदि कोई फॉरेंसिक लैब की जांच कभी हो और कभी डेटा पब्लिश ना हो तो भी उसके प्रति कुछ एक्शन ली जा सकती है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की 1 दिसंबर 2020 के अंत तक फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग मानकों के विस्तृत ढंग से आने की योजना है। ठीक है, इस कदम को फॉरेंसिक लेखा और जांच के लिए मानकों का एक सेट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश ये बन जाएगा। ठीक है, ताकि डेटा की सुरक्षा हो और जो भी ये जांच हो उसका डेटा एक व्यवस्थित मैनर में उपलब्ध हो सके। ठीक है, फिर हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है जो कि 48। ठीक है, तो इस प्रकार की टॉप 50 रैंकिंग में भारत का स्थान लग गया है। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन ये बताता है कि कौन से देश नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भारत इसमें 48वीं रैंक पर पहुंच गया है। टॉप पर स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड 1 2 3 4 5 ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे रैंक है। ठीक है, ठीक है, अब बात आती है कि इसे लॉन्च कौन करता है? तो इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड कार्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर जांच की है। तो भारत है जो कि आईसीटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मामले में टॉप 15 की कंट्री में, लेकिन ओवरऑल है जो कि 48 रैंक पर ये स्थान खड़ा है। ठीक है, तो पहले रैंक पर ये देख लिया स्विट्जरलैंड और 48 पर भारत है। ठीक है, ग्लोबल दुनिया भर के 131 देशों की अर्थव्यवस्थाओं का पता लगाता है। ठीक है, इसमें वातावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, व्यावसायिक परिष्कार, राजनीति किस प्रकार है जो कि इनोवेशन को इस्टेब्लिश करने में हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है, IRDA ने अपनी बीमा कंपनी बनाने के लिए मंजूरी प्राप्त की? तो ये इसका राइट आंसर बताओ। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान या पंजाब? ठीक है, तो इसमें से अब आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है, फसल बीमा फर्म, ठीक है, जो फसलों के लिए बीमा करती है उस फर्म को बनाने के लिए इंश्योरेंस IRDA, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से
स्वीकृति ले ली। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1999 में हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में नहीं है या मुंबई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, तो देखो अब एक तो हो गया पीएफआरडीए। पीएफआरडीए क्या होता है कि जो पेंशनर्स होते हैं उनके लिए काम करता है। सेबी क्या करता है? मार्केट, स्टॉक मार्केट रिलेटेड काम करता है, म्यूचुअल फंड को संभालता है। ठीक, आरबीआई क्या करता है? बैंकिंग रिलेटेड करता है। ठीक है, अब आप बताएंगे कि निधि कंपनी, ठीक है, तो निधि कंपनियों को कौन हैंडल करता है? ठीक, बाकी जो चिट फंड्स होते हैं उन्हें स्टेट कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इनोविटी पीओएस। ठीक है, पीओएस मशीन क्या होती है? जहाँ पर हम पेमेंट करने जाते हैं, तो पीओएस टर्मिनल द्वारा बैंक के डेबिट कार्ड के किफ़ायती विकल्प प्रदान करने के लिए किस बैंक ने इसके साथ, इनोविटी के साथ में भागीदारी की? तो इसका राइट आंसर है फेडरल ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक। ठीक है, तो फेडरल बैंक ने क्या किया है कि इस इनोविटी के साथ में एक एमओयू, ठीक है, साइन कर लिया। एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। तो इसमें ये बोला है कि जो भी हमारे बैंक का आएगा तो उसमें आपको एक ईएमआई का विकल्प इन्होंने मशीन में ऐड करवा दिया। तो मान लो कि आप फेडरल बैंक के हो, अपने फेडरल बैंक के उपभोक्ता हो, तो आप जाओगे तो आपको ईएमआई ऑप्शन इस इनोवेटिव पीओएस के साथ में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को एक बार किस्तों पर खरीद सकते हो। तो ये कितने, कई लोगों के लिए 70,000 इनोवेटिव पर पीओएस टर्मिनलों में 7.5 मिलियन से अधिक फेडरल बैंक डेबिट कार्ड धारकों, ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तकरीबन 75 लाख लोगों के लिए ये इस प्रकार की इन्होंने सुविधा उपलब्ध करवा दी। मैरकॉम कैपिटल के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादक कंपनी कौन बन गई? तो इसका राइट आंसर है अडानी ग्रीन एनर्जी। ठीक है, तो अडानी ग्रीन एनर्जी है दुनिया की सबसे, ठीक है। मैरकॉम कैपिटल के ऑपरेटिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन और सम्मानित परियोजनाओं के मामले में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परिसंपत्ति के रूप में स्थान हासिल हो गया है। ठीक, फिर इसके बाद में ये सेकंड और थर्ड रैंक है, सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। एंड मैरकॉम कैपिटल ग्रुप एक स्वच्छ ऊर्जा, एक परामर्श फर्म है, मतलब क्लीन एनर्जी रिलेटेड एक एडवाइजरी फर्म है। ठीक है, जो एडवाइस करती है क्या, हाउ टू वी अचीव अ क्लीन एनर्जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 2020 के शीर्ष 20 ग्लोबल डेयरी की रबोबैंक की वार्षिक सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी है? ठीक है, 20, मतलब वर्ल्ड की पूरी टॉप 20 में से रबोबैंक की वार्षिक सूची में, ठीक है, ये जारी करता है रबोबैंक, तो इसके द्वारा है जो कि अमूल को स्थान दे दिया गया है। ठीक है, अमूल भी अब एक अच्छी काफ़ी टर्नओवर है, जिसका 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग भारतीय रुपए में 40,240 करोड़ रुपए के कारोबार के साथ 16वीं रैंक इसकी लगती है। ठीक, पहली रैंक किसकी लगती है? स्विट्जरलैंड की नेस्ले की। नेस्ले की आपने देखा होगा कि नेस्ले कॉफ़ी बनाता है, चॉकलेट बनाता है, तो नेस्ले की स्टोरी काफ़ी अच्छी रही है, आप कभी पढ़िएगा टाइम मिले तो। इन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम काफ़ी इनमें इस कंपनी में उतार चढ़ाव हुआ, और कंपनी एक काफ़ी इस्टेब्लिश, पहले ये मतलब कुछ दूध का आइटम बेचती थी, लेकिन फिर जैसे जैसे आगे इसका एक्सपेंस होता गया, और तो स्विट्जरलैंड का नेस्ले अमेरिकी डॉलर के कारोबार के शीर्ष है। ठीक है, फिर तो ये गुजरात की कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की ग्लोबल डेयरी टॉप 20 को वार्षिक सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी बन गई। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। बाकी रबोबैंक एक डच की बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और फाइनेंस सर्विस देती है, वो एक कंपनी है। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले की साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2021 में किस भारतीय शहर में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना बनाई है? तो साइकिलिंग फेडरेशन CFI है ने किन भारतीय शहरों में साइकिलिंग शिखर सम्मेलन मनाने की योजना बना रहा है? तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और बौद्ध। तो ये सभी हैं जहां दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में साइकिलिंग की रेस करवाई जाएगी, और कुछ ऐसे साइकिलर्स जो काफ़ी इस क्षेत्र में अग्रणी हैं, तो उनके द्वारा इन बच्चों को भी कुछ इसके बारे नॉलेज प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इन तीनों शहरों में साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की, ताकि क्या होगा कि पेशेवर साइकिलों चालकों के बीच ज्ञान को साझा करना है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट वाले की डेटा संरक्षण परियोजनाओं के लिए चेक गणराज्य की यूनिवर्सिटी ऑफ पार्डुविस के साथ किस IIT ने सहयोग किया है? ठीक है, तो डेटा संरक्षण के लिए तो IIT गुवाहाटी। तो इसमें क्या होगा कि डेटा को कैसे संरक्षण किया जाए, मान लो कि डेटा की चोरी ना हो, डेटा पर साइबर अटैक ना हो, डेटा का मिसयूज ना हो, तो इन कई वेरियस मैटर्स पर, क्यों, डेटा इज न्यू ऑयल, तो इन सारी चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए इस IIT गुवाहाटी ने इसके साथ समझौता किया है। ठीक है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सवल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम ऑन टू ह्यूमनाइट नामक पुस्तक किसने लिखी? नाम काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, तो ये है जो कि रामचंद्र गुहा ने। इसमें क्या होगा कि क्रिकेट के
क्रिकेट के इंटरनेशनल, नेशनल और कुछ कई सितारों की इसमें झलक मिलेगी देखने को। तो ये किताब का नाम है, दूसरी बार आप पढ़ लीजिए वापिस। भारतीय लेखक रामचंद्र गुहा ने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है। क्रिकेट के पूरे पूरे आर्किटेक्चर को ये शो अप करता है। फिर 7 साल में ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये हैं जो कि सुमित नागल है, ठीक है। 7 साल में पहले 2013 में जीता है, अब वापस 2020 में जीत पाए हैं। ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रॉ मैच किसने जीता है, ठीक है। तो ये है सुमित नागल है, ठीक है। टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक। तो इन्होंने, इनसे पहले सोमदेव देववर्मन ने 2013 में ऐसा रिकॉर्ड बनाया था। अब 2020 में है जो कि इन्होंने 7 साल बाद सुमित नागल ने ये रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। फिर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली है जो कि ऊषा पांडे बनी है, ठीक है। ऊषा पांडे एक आईएएस अधिकारी है। तो इन्हें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की संयुक्त सचिव ऊषा पांडे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार को सौंपा गया, ठीक है। महानिदेशक क्या होता है? डायरेक्टर जनरल, ठीक है। तो इसका अतिरिक्त प्रभार है जो कि इन्हें सौंपा गया। ये इनका ऊषा का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्य 2022 को समाप्त होगा और वो एक आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। इस पोस्ट पर आने वाली ये तीसरी आईएएस है, लेकिन इनसे पहले कोई 2 आईएएस भी इस पोस्ट पर बैठ चुके हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आईएएस वेरियस पोस्टेज इनको मिलती है। फिर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के बारे में जान लिए। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। फिर इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो महानिदेशक रैंक के एक अधिकारी द्वारा की जाती है और इसकी स्थापना है जो कि 1976 में, और ये ऊषा पांडे जी हैं जिनका यहाँ पर पिक दे रखा है। फिर नेक्स्ट वाला कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किसने किया? तो सफाई की दृष्टि से सुर्खियों में रहने वाला मध्य प्रदेश ने भारत गंदगी छोड़ो भारत अभियान, ठीक है। इसमें क्या होगा? स्वच्छता शपथ, शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी, कोविड-19 में स्वच्छता ध्यान देना, घरों में कचरे का पृथक्करण करना, सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करना। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राजधानी भोपाल, ठीक है। लोगों को अवेयर करना, ठीक है। 178 बस्तियों में जाकर लोगों को अवेयरनेस करना। फिर नेक्स्ट वाला कि तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी? तो तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली एम वीर लक्ष्मी है जो कि पहली ड्राइवर बन गई है, ठीक है। इससे पहले कोई महिला ड्राइवर नहीं थी। तो अब एक नया उदाहरण तमिलनाडु सरकार ने पेश किया। और क्यों? क्योंकि अभी 108 एम्बुलेंस, राज्य में 108 एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस की स्वीकृति समर्पित की है। हाल ही में सी प्लेन सेवा, ठीक है। सी प्लेन क्या होता है कि ये मान लो सी है, समुद्र है, तो यहीं से लैंडिंग की जाएगी और यहीं से टेक ऑफ किया जाएगा और यहीं पर लैंडिंग की जाएगी, ठीक है। तो सी प्लेन सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है जो कि गुजरात है, ठीक है। तो गुजरात ने सी प्लेन सेवा शुरू की है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय भाई आर रूपानी। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। राजधानी है गांधीनगर, ठीक है। तो गुजरात के बारे में कोई एक प्रमुख विशेषता या फिर कोई एक जीआई टैग वस्तु आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या? फिर ये अब कौन कौन से बीच बीच में छोटे छोटे स्टेशन पर ये काम करेगी ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सी प्लेन सेवा यस गुजरात ने स्टार्ट की, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको फिर नेक्स्ट वाले कि हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर है जो कि जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में क्या है कि जम्मू कश्मीर में उर्दू अंग्रेजी के साथ साथ, ठीक है, उर्दू और अंग्रेजी तो है ही है, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, ये इन भाषा को, मतलब कि कोई राजभाषा यदि मतलब आधिकारिक भाषा बनानी हो तो जो राज्य या यूटीज होती है वो एक से अधिक भाषा को भी अपना सकती है। इसके तहत उर्दू अंग्रेजी के साथ इन्होंने ये अपनाया है, तो इन्हें मंजूरी मिल गई है। अब मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा, ठीक है। बाद में इसका जो भी आगे प्रोसेस होगा पास कराने का वो देखा जाएगा, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अब केंद्र शासित प्रदेश है, पहले क्या था? इसे विशेष राज्य का दर्जा था। आर्टिकल 370 एंड 35 निरस्त कर दिया गया, ठीक है। तो फिर इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है जम्मू और श्रीनगर, ठीक है। जम्मू कब होगी? शीतकालीन, और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन, ठीक है। तो ये हो गया। तो और फिर आज का मैप भी देख लेते हैं। तो ये है जो कि गिनी मैप है, न्यू गिनी मैप है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। इस द्वीप की राजधानी है जो कि पोर्ट मोरेस्बी है, ठीक है। तो ये दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में मेलनेशिया में स्थित टोरेस जल संधि द्वारा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ टोरेस जल संधि है उसके द्वारा ये ऑस्ट्रेलिया है और ये द्वीप है, इनसे टोरेस जल संधि द्वारा अलग होता है, ठीक है। तो इसमें से देखो ये द्वीप है, इसका ये हिस्सा है जो कि इंडोनेशिया में आता है
और ये है जो कि पपुआ न्यू गिनी देश बनाता है। ठीक है, तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आप बताएं। तो आज के लिए आपको 3 सवाल दे दिए और 3 सवाल अभ्यास प्रश्न के लिए ये द वन एंड ओनली स्पोकला, ये 3 सवाल आप देख लीजिए। मसूरी पहाड़ियों की रानी किस राज्य में स्थित है। तो फिर मिलते हैं, आपको कैसा लगा लेक्चर आप बताएं।